का भी निर्माण होगा और इस बार समाज बिल्कुल निर्णायक भूमिका निभाएगा। समाज उपेक्षा सहन नहीं करेगा क्योंकि अपेक्षाएं बहुत है और जो भी पार्टी उसकी उपेक्षा करेगा उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि जो स्कूलों की हालत को लेकर बात की ग्रामीण क्षेत्रों में, तो क्या अपेक्षा है आपकी कि सरकार को क्या करना चाहिए? जी, मैं पहले बोलना चाहूँगा कि स्कूलों में जो है ना, पढ़ाई का स्तर सुधरना चाहिए। प्रॉपर टीचर है नहीं और बैठने की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है। प्राथमिक शालाओं में स्थिति बहुत दयनीय है। 20 सालों से सरकार है, उसके बाद भी मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था हो नहीं पाई है। बैतूल ज़िले में रोज़गार जो है, रोज़गार के लिए उद्योग स्थापित होने चाहिए। आज तक एक उद्योग बैतूल ज़िले के लिए नहीं आया, जो कि आना चाहिए था। यहाँ पे रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है बैतूल ज़िले के लिए। बैतूल में रोज़गार की समस्या है, तो क्या जो कुनवी समाज के युवा हैं जो पढ़ लिख के बाद क्या करते हैं? यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी पार्टियाँ आती हैं चुनाव के वक्त वो प्रलोभन तो दे देती है, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो वो पलट जाती है। और जो यहाँ के जो युवा है, रोजगार उपलब्ध न होने के कारण यहाँ से बाहर जाके रोजगार का कार्य कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ मतलब रोजगार का साधन उपलब्ध होना चाहिए, जिससे युवाओं को है रोजगार मिले, यहाँ व्यवसाय उनका फैले फूले और लोगों को बाहर पलायन न करना पड़े। पड़ोसी जिला छिंदवाड़ा जो है उसको एक मॉडल जिला बोला जाता है और उसके विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उसका असर बैतूल में क्यों नहीं दिखता? इसके लिए तो हम अपने जनप्रतिनिधियों को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि विकास की नदियाँ जब भी बहकर आती है तो इनके माध्यम से आती हैं। उसमें हमारे जनप्रतिनिधि नाकामयाब रहे। बैतूल जेएच कॉलेज जो महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं सरकारी, सबको छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में जोड़ दिया था। हालांकि वापस बरकतुल्लाह में आ गए, बच्चे काफ़ी परेशान हुए। तो क्या ये उचित था? देखिए, यहाँ पर सांसद पिछले 27 सालों से बीजेपी का है, उसके बावजूद वो नाकामी का ठीकरा पड़ोसी जिले के सांसद के ऊपर फोड़ रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? यहाँ बीजेपी के सांसद होने के बाद भी, यहाँ पर बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी गली से लेकर के दिल्ली तक इनकी सरकार है, फिर कैसे काम नहीं कर रही है? यहाँ के लोग अगर परेशान हो रहे हैं और शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अगर हमारे पास में यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो हम लोग इसका किस तरह से और किसको दोषी मानेंगे? जिसकी सरकार है उसको। चलिए, सैलू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि शिक्षक नहीं है। शिक्षक है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। और स्कूलों की स्थिति हम देख रहे हैं कि कहीं 4 बच्चे, कहीं 5 बच्चे हैं और 4-4, 5-5 टीचर भी हैं। हम सब ने मानसिकता ये बना ली है कि प्राइवेट में ही पढ़ाना है, तो हमें भी अपनी मानसिकता में सुधार लाना चाहिए। और मैं तो सरकार से एक अनुरोध करूँगा कि वो एक ऐसा कानून लाएं कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के और सरकारी संस्थाओं में पढ़ के आगे बढ़ता है, उसको सरकारी नौकरी का प्रावधान पहले होना चाहिए। इससे हमारे जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, कम से कम वो वापस चालू हो जाएंगे। बड़ा अच्छा सुझाव है सैलू जी का। और हम ये बात करेंगे कि प्रदेश की जो सरकार बनती है उसमें कहीं ना कहीं बैतूल जिला का बड़ा योगदान होता है। 2018 में यहाँ से 4 सीट बीजेपी हार गई थी, जिसके कारण प्रदेश की सरकार नहीं बन पाई थी। तो क्या अपेक्षाएं हैं कि जो सरकार बनना चाहिए? फिर से हम यही चाहेंगे कि मैं एज अ कांग्रेस से बिलोंग करता हूं, तो मैं चाहूँगा कि इस बार शायद वापस पाँचों हम जीत के हमारे 5 विधायक जाके फिर से प्रदेश में परचम लहराए और हमारे बैतूल ज़िले के लिए कुछ अच्छी योजनाएं लाके अच्छी बड़ी फैक्ट्रीज, मेडिकल कॉलेजेस, एग्रीकल्चर कॉलेजेस लाएँ। यही हम उम्मीद करेंगे और यही अपेक्षा रखते हैं हमारे जो जनप्रतिनिधि जीतेंगे इस बार। कैसे विधायक चुने जाने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारा जनप्रतिनिधि हो उसकी अंदर एक अच्छी दूरदर्शिता हो, अच्छी इच्छा शक्ति हो। जब तक उनकी दूरदर्शिता नहीं होगी और अच्छी इच्छा शक्ति होगी, वो कुछ अच्छा विकास कार्य नहीं कर पाएंगे। जब तक उनके पास आगे कुछ एक मॉडल बैतूल के होना चाहिए। बैतूल का हम पिछले सालों से तुलना करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा विकास हमको कहीं दिखता नहीं है। एक वैसा व्यक्ति चाहिए कि जिसकी बहुत आगे की सोच होगी, आधुनिक बैतूल कैसा हो, जहाँ पे हर सुविधाएं हो, यहाँ के लोगों को बाहर पलायन ना करना पड़े, बैतूल में रोजगार के लिए अच्छा अवसर हो, इस तरह से। और एक ये भी चाहूँगा कि इस बार जनता जनार्दन से भी ऐसी उम्मीद हम चाहते हैं हमारे पूरे समाज से कि ऐसी संख्या में बहुमत वाली सरकार बने कि जो पिछले साल जैसा हुआ था कि तोड़ फोड़ की राजनीति और ये सब ना हो, स्पष्ट सरकार हो, जनादेश वाली सरकार हो और अच्छी इच्छा शक्ति से जो काम करे
और मध्य प्रदेश का विकास करे और साथ में बैतूल का विकास करे और बैतूल को एक स्वर्णिम बैतूल बनाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ऐसा जनप्रतिनिधि हम चाहते हैं दूरदर्शी वाला। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसमें कुछ कुणबी समाज को मिला? 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही थी उसमें प्रदेश के विकास के तरफ, प्रगति की तरफ बढ़ ही रहे थे। धीरे धीरे हमारे कैबिनेट मंत्री रहे पानसे जी ने मुल्ताई क्षेत्र में जिले के लिए परियोजना लाई थी, जो पीएचई मंत्री थे, और आज 700 करोड़ की परियोजना जल्द मुल्ताई में चालू भी है। तो विकास की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन अब तोड़फोड़ की राजनीति हुई, अब उसमें सरकार गिर गई तो बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाए, हमें उतना समय नहीं मिल पाया कि बहुत अच्छा कुछ कर सकते थे। लेकिन एक प्रयास जारी था और प्रयास जिले के लिए भी जारी था। पानसे जी की सोच थी कि हमारा जिले में ऐसे अच्छे कार्य हो, पहले जल पानी की समस्या का समाधान हो, इसलिए पूरे जिले का उन्होंने एक रोड मैप तैयार भी किया था और उस पर कार्य भी कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य सरकार नहीं रही हमारी, इसलिए वो काम अधूरे रह गए। उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय समाज भी और यहाँ की जनता भी अगर देगी तो फिर वो जो रुके हुए काम है उसको सुचारू रूप से फिर चलाएंगे। जहाँ परिस्थिति ये बनती है कि कुणबी समाज के ही दोनों प्रत्याशी मैदान में रहते हैं, तो ऐसे में किस प्रत्याशी को चुनना पसंद करते, किस तरह के? देखिए, प्रश्न बड़ा गंभीर है आपका, इसका जवाब देना बड़ा कठिन है। जब दोनों ही प्रत्याशी समाज के होंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष को देख के ही मत किया जाता है। और बिल्कुल डेफिनेटली अगर दोनों प्रत्याशी अगर हमारे समाज से होते हैं तो हम सब उस प्रत्याशी को अच्छे से जानते हैं, बचपन से देखा हुआ होता है, और पार्टी भी उसमें बहुत बड़ा एक निर्णायक भूमिका निभाती है। तो उस स्तर पे हम जरूर ये माना जाए कि जो जीता है वो समाज के लिए समर्पित होता है। हाँ, डेफिनेटली, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज देखिए सारी पार्टियाँ कुछ ना कुछ घोषणाएं करती हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, महिलाओं को बहुत सारा पैसा दे रही है फ्री में। लेकिन ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा जनता का पैसा है। आज हमने मतदाताओं को या हमारी जनता को वो प्रलोभन दे दिया है कि चुनाव के पहले बहुत सारी रेवड़ियाँ बांट दो और सही प्रत्याशी का चुनाव नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं इस पर चुनाव पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। मेरा ऐसा मानना, राजनीतिक पार्टियों को इतना पैसा व्यर्थ देने की बजाय कुछ रोजगार के उपक्रम दे दे ताकि ज़िंदगी भर वो पैसे की अर्निंग कर सके। तो इस और ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं मतदाता से भी कहूँगा, सरकार देती है बिल्कुल लीजिए, लेकिन अपना वोट आप उसी को दीजिएगा जो निर्णायक भूमिका में और आपके साथ बहुत अच्छा काम कर सकती है। रेवड़ी की बात आई है तो फिर सोनू जी आपसे पूछेंगे कि महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। सर देखिए, अभी इस साल चुनाव है तो उन लोगों ने नई नई योजनाएं ला ली, बाकी 5 साल से तो मामा जी नज़र ही नहीं आ रहे थे। अब जब नैया लगे डूबने तो फिर मामा जी आए। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि महिलाएं अभी फ़िलहाल में उनको जो बोला गया था वो पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा आ कहाँ से रहा है? हमारी जेब से आ रहा है ना, टैक्स जो भर रहे हैं। मैं तो लाडली बहना में भी नहीं आती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे लाडली बहना ही नहीं माना, तो मैं कोई विशेष रूप से टपकी थोड़ी ना, बहना तो मैं भी होनी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने रोजगार, मैं उनका सपोर्ट करती यदि वो उन महिलाओं के लिए पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्रीज ले आते जिसमें केवल महिलाओं को वर्क दिया जाता ऊपर से लेके नीचे तक, तो फिर वो महिलाओं को कभी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उनके कब तक के मदद करेंगे, क्योंकि आपके चुनाव तक के करेंगे। लेकिन उनको रोज़गार दे देते तो शायद वो कभी किसी की मदद की मोहताज नहीं होती, वो खुद अपना सेल्फ काम करती। यहाँ पर रोज़गार मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग रोज़गार इसलिए भी नहीं देना चाहते। सबको पता है कि रोज़गार की कमी है। इतने लड़के जुलूस में आते हैं या इनकी रैलियों में आते हैं तो कहाँ से आते हैं? क्योंकि वो लोग बेरोजगार है। यदि उनके पास काम रहेगा तो कहाँ से रहेंगे? झंडे उठाने वाले बंद हो जाएंगे, इसलिए रोज़गार ये लोग ना लाए हैं और ना लाएंगे। कुणबी समाज अपने लिए ये सब चीज़ें नहीं सोच रहा है, कुणबी समाज के लिए सोच रहा है कि सभी को रोज़गार मिले। और हम रवि भाई हमारे साथ हैं, तो ये जो मांग आ रही है बार बार कि रोज़गार के साधन नहीं दिए जा रहे हैं, क्या सोचते हैं? हाँ भाई साहब, रोज़गार के साधन तो नहीं है हमारे यहाँ। बेरोज़गार, कृषि पर आधारित है हमारा ज़िला, और उस हिसाब से कृषि के लिए भी एग्रीकल्चर कॉलेज वगैरह जैसे होना था, बहुत दिनों से मांग चल रही कृषि की, और तो कहाँ कुछ भी नहीं हुआ। हमारे ज़िले का दुर्भाग्य है कि हमने सेंटर में 9 बार लगातार सांसद पहुँचा है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद हमेशा दिए हमने, और प्रचंड बहुमतों से दिया है। उसके बाद भी उन सांसदों को भी कभी सेंटर में ऐसा कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला कि हम उनको कुछ बोले कि भाई कुछ बड़ी योजनाएं लाएं। तो ये हमारे ज़िले के लिए बड़ी, मतलब हाँ, हम लोग तो सोचते हैं कि क्या करें, हम जिता रहे, ऊपर से कुछ हो ही नहीं रहा। उनका होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ कुछ बड़ी योजनाएं आए। चलिए सैलू जी के पास आते जी। अब ये मुद्दा सामाजिक से थोड़ा राजनीतिक की तरफ चला गया। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डबल इंजन की सरकार है। मामा ने भी बहुत कुछ दिया है और हमारे मोदी जी भी बहुत कुछ दे रहे हैं। तो इस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि सब तरह से हम फेल हैं। हाँ, कुछ मुद्दे होते हैं जिन पे किसी को व्यक्तिगत समस्या होती है, उसके लिए मैं स्वयं कहता हूँ कि हाँ हो सकता है, परंतु सरकार को नाकाम कहना मेरी नज़र में उचित नहीं होगा। तो ये थे हमारे कुणबी समाज के साथी थे। सबसे खास बात यह है कि वो समाज के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इस ज़िले में शिक्षा का स्तर उठे, रोज़गार के लिए यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाए, मेडिकल कॉलेज लाया जाए, एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए, जिससे यहाँ का शिक्षा का स्तर ऊपर आएगा तो बच्चों को रोज़गार मिलेंगे और अपने पैरों पे खड़े होंगे। जो रेवड़ी बांटने की बात सामने आ रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। राजेश भाटिया, MP तक, बैतूल।